उपस्थित वैद्य और विद्यार्थियों को मेरा सादर प्रणाम। हम हमारे आज इस सत्र की शुरुआत प्रार्थना से करेंगे। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। दीर्घमायु यशस्वास्थ्यं त्रिवर्गं चापि पुष्कलम् सिद्धिं चानुत्तमा लोके प्राप्नोति विधिना पठन्। तो नमस्कार। हमने इसके पहले के सत्र में जो आपको अगर याद होगा तो हमने ये देखा था कि हम अभी कारण द्रव्य, आयुर्वेद में कारण द्रव्यों के बारे में क्या वर्णन है, उसका जो सबसे पहला अध्याय है उसमें जो भी सूत्र आए हैं उनको देखना शुरू किया था। हमने ये बात देखी थी, आपको अगर याद होगा तो, कि कारण द्रव्य में सामान्य, विशेष, गुण, द्रव्य, कर्म और समवाय, ये 6 आते हैं। और उसमें से सामान्य, विशेष और द्रव्य, इनका जो भी कुछ वर्णन पहले अध्याय में आया है वो हमने इसके पहले के सत्रों में देखा था। अभी उसी क्रम से जो इसके बाद का सूत्र है, सूत्र क्रमांक 49 यानी 49, उसमें गुण और कर्म, इनकी गिनती आती है। अभी देखिए, एक बहुत वैशिष्ट्यपूर्ण पद्धति है यहाँ पे चरक संहिता में दी हुई, कि उन्होंने पहले द्रव्य कौन से हैं, गुण कौन से हैं, इस प्रकार का लिस्टिंग दिया है, और उसके बाद उन्होंने उसके डेफिनेशन या परिभाषा दी है। जनरली हमें क्या होता है कि हम जब व्यवहार में पढ़ते हैं कोई अन्य भी विषय, तो पहले हमें उसकी परिभाषा, डेफिनेशन मिलती है, और फिर वो कौन से है ऐसा देखने के लिए मिलता है। लेकिन चरक संहिता में ये सीक्वेंस उल्टा देखने के लिए मिलता है, और शायद से ज्यादा आसान भी होता है कि जब हमें पता है कि ये सब द्रव्य है, ये सारे गुण है, इनको कर्म कहा जाता है, और उसके बाद फिर उसकी थोड़ी सी जो ज्यादा टेक्निकल डेफिनेशन है वो अगर पढ़े तो उस विषय को समझना आसान होगा। इस पार्श्वभूमि से शायद इन्होंने यहाँ पे ये क्रम को पालन किया होगा। और इसीलिए आपको अगर स्मृति होगी तो पिछले सत्र में हमने द्रव्य संग्रह देखा था। उसमें हमने देखा था कि खादिनी आत्मा, मन, काल, दिशा, दिशा, ये सारे द्रव्य संग्रह, यानी विच इज इन प्रिसाइज मैनर द कलेक्शन ऑफ द्रव्य इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ आयुर्वेद। और उसके बाद उन्होंने हमने देखा था कि कार्य द्रव्य, यानी सेंद्रिय द्रव्य होते हैं उनको चेतन द्रव्य कहते हैं, और निरिंद्रिय द्रव्य होते हैं उनको अचेतन कहते हैं। तो ये जिस प्रकार द्रव्य के बारे में वर्गीकरण था जो कि आयुर्वेद के लिए वैशिष्ट्यपूर्ण है, वैसे ही अभी इस सूत्र का जो इसके जो 3 पद है प्रामुख्य से, वो सारा जो वर्णन है वो आयुर्वेद में गुणों के बारे में क्या कहना है उसके बारे में हमें कुछ ज्यादा उसकी इंफॉर्मेशन देता है। तो देखिए, पहले में सूत्र का जो गुणों वाला अंश है उसको पढ़ता हूं, और फिर हम उसको अंशतः देखने का प्रयास करेंगे। सार्थ गुर्वादयो बुद्धि प्रयत्नांताः परादयः गुणाः प्रोक्ताः। तो यहाँ पे उन्होंने क्या कहा है कि इस सूत्र की जो पहली पंक्ति है उसमें क्या दिया है, गुणाः प्रोक्ताः, यानी गुण कहे गए हैं। गुणाः ये बहुवचन है, और प्रोक्ताः, प्रोक्ताः ये हो गए भविष्य का, भूत का। तो प्रउक्ताः, इसके अगर आप दो समास विग्रह करें तो हमें क्या देखने के लिए मिलता है, प्रउक्ताः। प्र यानी प्रकर्षेण, प्रकर्षेण यानी अच्छा खासा या विस्तार पूर्वक, यानी यहाँ पे जो भी गुणों का उल्लेख इस सूत्र में आया है, पहली पंक्ति में आया है, वो अच्छा खासा विस्तार से है। इसके बाहर कोई भी गुण नहीं आते जो कि आयुर्वेद में हमने इंक्लूड किए हैं। सो बेसिकली दिस ऑल आर द कंपाइलेशन ऑफ गुण विच कैन बी फाउंड, विच कैन बी सीन इन द आयुर्वेद। और इसलिए यहाँ पे उन्होंने प्रउक्ताः यानी प्रकर्षण उक्ताः, विस्तार से कहे गए हैं, ऐसा उन्होंने यहाँ पे कहा है। अब अगर आप पहली पंक्ति देखें तो उसमें आपको 5 शब्द देखने के लिए मिलते हैं। सार्थः, गुर्वादयः, बुद्धि, प्रयत्नांताः, परादयः। तो अभी इसमें अगर आप देखो तो स अर्थः यानी अर्थ के साथ, और गुर्वादयः, इसको एक साथ गिनना है हमें, यानी गुर्वादयः सार्थः, ये एक गुट हो गया, ये एक सेट हो गया। फिर बुद्धि,
प्रयत्नांतः ये एक सेट हो गया, और परादयः ये एक सेट हो गया। इसके बारे में अभी हम बारी बारी हर एक गुण के बारे में देखेंगे। देखिए, सार्थाः, सार्थाः का समास विग्रह क्या है? स अर्थाः, अर्थ के साथ। यहाँ पे अर्थ, इस शब्द से हमें जो शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, इन 5 गुणों का समावेश करके लेना है। तो इसलिए शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, इन 5 गुणों को अर्थ ऐसा यहाँ पे कहा गया है, यह बात हमने समझ लेनी चाहिए। ठीक है, इन गुणों के बारे में वैशिष्ट्यपूर्ण बात जो टीकाकारों ने कही है, चक्रपाणी ने और गंगाधर ने भी, उसके कुछ अंश मैंने यहाँ पे लिखे हैं कि इन गुणों के बारे में तो हम सबको पता है कि हर एक महाभूत के एक खुद के एक वैशिष्ट्यपूर्ण गुण है। यानी आकाश महाभूत का शब्द गुण, वायु महाभूत का स्पर्श गुण, तेज महाभूत का रूप गुण, आप महाभूत का रस गुण, और पृथ्वी महाभूत का गंध गुण। और आयुर्वेद के कॉन्टेक्स्ट में अगर आप देखो तो अन्य अन्य अनुप्रवेश, यानी भूतांतर अनुप्रवेश, यानी पहले का जो महाभूत है उसका गुण और उसका अंश ये आगे के महाभूत में भी प्रविष्ट होता है, ऐसा जो सिद्धांत है वो आयुर्वेद में हमें देखने के लिए मिलता है। और इसलिए अगर आप कोई भी पांचभौतिक द्रव्य ले ले तो उसमें आपको ये पांचों गुणों की उपस्थिति देखने के लिए मिलने वाली है। इसमें एक बात जो बहुत सैद्धांतिक दृष्टया महत्वपूर्ण है, जो टीकाकारों ने कही है, वो कहते हैं कि पंचभूतानां सहजत्वेन वर्तन्ते। ये जो 5 गुण है वो पंच महाभूतों में सहजत्वेन वर्तन्ते, वर्तन्ते यानी एग्जिस्ट करना। जिस क्षण महाभूतों की उत्पत्ति और अभिव्यक्ति होती है उसी क्षण इन गुणों की भी अभिव्यक्ति होती है, उत्पत्ति होती है। यानी इस जो पंच महाभूत है उनके उत्पत्ति के साथ ही इन गुणों की उत्पत्ति होती है। सो वी कैन से कि ये सबसे ओरिजिनल गुण है महाभूतों की, और इसलिए इनको एक बहुत ही वैशिष्ट्यपूर्ण संज्ञा जो पाई जाती है वो है सांसिद्धिक गुण। यानी दे आर बॉर्न ओरिजिनल, दे आर बॉर्न विद द द्रव्य। अगर हम आगे जाके हम देखने वाले हैं परादि गुण होंगे या गुरुवादि गुण होंगे, वो सीक्वेंस में बाद में आते हैं। तो इसमें ये जो पंचम वैशिष्ट्यपूर्ण गुण है जिसको सांसिद्धिक गुण कहा है, वो इन पंचमहाभूतों के उत्पत्ति के साथ साथ ही उत्पन्न हुए होते हैं। इस चक्रपाणी इसको वैशेषिक गुण भी कहते हैं। तो ये अलग अलग कुछ उसकी संज्ञाएं ये हमें टीका में देखने के लिए मिलती है। हमें ये तो शब्द का अर्थ क्या है, स्पर्श का अर्थ क्या है, ये बात तो हम सब जानते हैं, तो इसमें पर ज्यादा कुछ बात नहीं करूंगा। लेकिन ये सांसिद्धिक या वैशेषिक गुण ये पंचमहाभूतों के उत्पत्ति के साथ साथ ही देखने के लिए मिलते हैं, ये बात यहाँ पे हमें ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो ये हो गया सार्थाः। फिर उसके बाद गुर्वादयः, ये भी हमें सब भली भांति पता है। हम जब भी बीएमएस फर्स्ट ईयर को होते हैं तो हम इसके बारे में सुनते बहुत बार है, और आगे जाके चिकित्सा में भी, कर्म चिकित्सा में भी इनका उल्लेख बार बार आता है। इनको क्या कहते हैं हम व्यवहार में? विंशति गुण कहते हैं, क्योंकि ये उनकी गिनती कुल 20 है। 20 यानी विंशति। सो गुर्वादयः यानी गुरु आदयः, गुरु जिनके शुरुआत में है ऐसे 20 गुण, गुरु इत्यादि 20 गुण। चक्रपाणी जी इस गुरु इत्यादि 20 गुणों को सामान्य गुण कहते हैं। तो जो पहले थे शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, उनको उन्होंने वैशेषिक गुण कहा था। ये जो गुर्वादि गुण है उसको उन्होंने सामान्य गुण कहा है। अभी देखिए चरक संहिता में इन दोनों को साथ में वर्णन करने का प्रयास किया है। सार्थाः गुर्वादयः यानी अर्थ के साथ गुर्वादि, ऐसे गुण उन्होंने साथ में यहाँ पे कहे हैं। क्यों? क्योंकि सही मायने में अगर ये 20 गुण देखे आप गुर्वादि और ये 5 गुण देखे आप शब्दादि, ये पंचभौतिक द्रव्यों के गुण है, ऐसा हम समझ लेते हैं। हम आगे आके देखने वाले कि बुद्धि, प्रयत्नाति, ये आत्म गुण है। यानी ये जो भी शरीर में आत्मा का जो प्रतिबिंब है, या शरीर में जो भी आत्मा जो सचेतन द्रव्य होते हैं उसका जो एक प्रतिबिंब है, उसके वजह से जो भी गुण देखने के लिए मिलते हैं वो बुद्धि, सुख, दुख, इच्छा, वो आगे आने वाले हैं। तो लेकिन ये जो सार्थ गुरुवादि गुण है वो पांचभौतिक द्रव्यों के गुण है, और इसका स्पष्ट उल्लेख हमें चरक सूत्र स्थान अध्याय क्रमांक 26 सूत्र क्रमांक 10 उसमें देखने के लिए मिलता है। वहां पे चरक संहिता क्या कहती है? सर्वम द्रव्यम पांचभौतिकम अस्मिन् अर्थे। ये सूत्र हमने बहुत बार सुना होगा, है कि नहीं?
कि यहाँ पे आयुर्वेद के परिप्रेक्ष्य में सारे द्रव्य ये पांचभौतिक है। और तस्य गुणाः, उनके गुण कौन से हैं? शब्दादयः, शब्दादि जो 5 गुण है वैशेषिक, और गुर्वादयः द्रवांताः, यानी गुरु से शुरू होने वाले और द्रव से समाप्त होने वाले ऐसे 20 गुण। तो हमें ये बात ध्यान में रखनी है कि अर्थ और गुरुवादि ये जो 25 गुण कुल मिला के हैं, ये पंचभौतिक द्रव्यों के आधार से रहने वाले हैं। ठीक है, अभी आगे बढ़ेंगे और एक और वैशिष्ट्यपूर्ण बात देखेंगे, वो है बुद्धि और प्रयत्नांता। तो इनको दोनों को मिला के आत्मगुण ऐसी संज्ञा देखने के लिए मिलती है। अब इसमें बुद्धि ये तो एक स्वतंत्र शब्द है, और प्रयत्नांता, अभी देखो फिर एक बार अंत आया है। अंत यानी समाप्ति या आखिरी, प्रयत्न जिनके अंत में है ऐसे गुण। अभी ऐसे गुण कहां पे देखने के लिए मिलते हैं? ऐसी गुणों की लिस्ट, जिन गुणों की लिस्ट के एंड में प्रयत्न है, वो यहाँ पे हमें इंक्लूड करने हैं, ऐसा इसका अर्थ हुआ। अभी ये लिस्ट हमें देखने के लिए मिलती है चरक शारीस्थान पहले अध्याय में कथिता पुरुषीय, उसमें जो सूत्र क्रमांक 72 है, 72, वहां पे हमें ये गुण देखने के लिए मिलते हैं। वो सूत्र क्या है? देखो मैंने आपके सामने लिखा है, इच्छा द्वेषा सुखम दुखम प्रयत्नश्चेतना धृति बुद्धि स्मृति अहंकारः लिंगानि परमात्मनः। तो यहाँ पे आप देखोगे कि इच्छा, द्वेष, सुख, दुख और प्रयत्न, तो यहाँ पे जब प्रयत्न शब्द आता है वहां तक हम उसको कहेंगे प्रयत्नांता, कि जिस लिस्ट के अंत में प्रयत्न है ऐसे गुणों की लिस्ट, तो कुल मिला के ये 5 गुण हो जाते हैं। इच्छा, द्वेष, सुख, दुख और प्रयत्न, ये 5 गुण प्रयत्नांता इस पद से इंक्लूड किए जाते हैं। और इसके साथ साथ जो बुद्धि नाम का गुण आया है, वहां पे टीकाकार लिखते हैं कि इसमें ये सारे अलग अलग एस्पेक्ट हमें इंक्लूड करने हैं। कौन कौन से? चेतना, धृति, बुद्धि, स्मृति और अहंकार। मतलब ये सारे अलग अलग गुण मानकर उनको गिनाया नहीं गया है, बल्कि उनको, इन सारों को बुद्धि इस एक ही गुणों के अंदर कैटेगराइज किया है। तो कुल मिला के हमें देखने के लिए मिलता है कि प्रयत्न आदि 5 गुण है और बुद्धि नाम का एक, ऐसा मिला के कुल 6 गुण हमें यहाँ पे आत्मगुण इस नाम से देखने के लिए मिलते हैं। अभी ये थोड़े से गुण है जिसका हम चिकित्सा में ज्यादा उपयोग नहीं करते, तो इसलिए मैं इसके बारे में कुछ अंश तक थोड़ा विस्तार यहाँ पे करूंगा। देखिए, बुद्धि जो इसका शब्दशः अर्थ है, उसका टीकाकार अर्थ कहते हैं कि ज्ञान। देखिए, ज्ञान भी ये एक गुण है, और इसलिए ये गुण किसी द्रव्य के आश्रय से होना चाहिए। और हमने इसके पहले के सूत्र में देखा था कि सेंद्रिय द्रव्य को चेतन कहा जाता है, या उल्टा कहेंगे हम कि चेतन द्रव्य सेंद्रिय होते हैं और अचेतन द्रव्य निरिंद्रिय होते हैं। और अगर आपको स्मरण होगा तो हमने ये भी देखा था उसके एक चित्र द्वारा कि इंद्रिय ये ज्ञान का मार्ग होता है, जिससे आत्मा को ज्ञान होता है। तो इंद्रिय ये ज्ञान करने का एक जरिया है, मीडियम है, मीन है। और इसलिए चेतन यानी ज्ञान ये सचेतन द्रव्यों का एक लिंग है। अचेतन द्रव्यों को कभी भी ज्ञान नहीं हो सकता। द नॉन लिविंग बीइंग्स वोंट बी एबल टू परसीव एनीथिंग फ्रॉम द आउटसाइड वर्ल्ड। तो इसलिए बुद्धि यानी ज्ञान, जो कि सचेतन द्रव्यों का एक सबसे बड़ा गुण है, और वो हमारे शरीर में जो भी चेतन द्रव्य है, जो भी आत्मा है, उसका गुण है, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। अब इस ज्ञान यानी इंटेलेक्ट के कुछ एस्पेक्ट से, कुछ शेड से, तो वहां पे उन्होंने जो लिस्ट किए हैं शारीस्थान के पहले अध्याय में, वो मैंने आपके सामने रखे हैं, जो कि यहाँ पे नीले रंग में है। चेतना, धृति, बुद्धि, स्मृति और अहंकार। अभी देखिए, हर एक शब्द का कुछ एक अलग शेड ऑफ मीनिंग है। चेतना यानी एक्चुअल नॉलेज, धृति यानी नियमात्मिका, ऐसा कहते हैं उसको, कहते हैं कि द कैपेसिटी टू रेगुलेट माइंड, यानी मन को नियंत्रण करने की जो क्षमता है, उसको धृति कहते हैं। अगर हमें किसी विषय पे एकाग्रता करनी है, किसी विषय के बारे में हमें फोकस करना है, तो वह हमें धृति, इस बुद्धि की क्षमता का उपयोग करना होता है। तो धृति को कहते हैं नियमात्मिका, द कैपेसिटी ऑफ द माइंड विच इज यूज्ड फॉर द रेगुलेशन ऑफ माइंड इटसेल्फ। आपको अगर स्मरण होगा
तो मन का खुद का कर्म है कि स्वस्य निग्रह, खुद को नियंत्रण करने के लिए मन को ही उपयोग में लाना पड़ता है। और इसलिए वो एस्पेक्ट जो मन को नियंत्रण करने के लिए उपयोग में लाया जाता है, उसको हम धृति कहते हैं। उसके बाद आता है बुद्धि। अब यहाँ पे बुद्धि का जो अर्थ है वो वैशिष्ट्यपूर्ण है। जो एक सबको मिला के कॉमन मीनिंग है वो तो ज्ञान है, लेकिन जब हम उसके 5 अलग-अलग एस्पेक्ट देख रहे हैं, तो उसमें बुद्धि इस परिभाषा का अर्थ है ऊहापोहात्मिका। ऊहापोह यानी टू एनालाइज, टू कॉन्टेम्पलेट, यानी जो उपलब्ध नॉलेज है उसका एनालिसिस करना। हम बहुत बहुत बार कहते हैं ना कि मैं इसका भी चिंतन करूंगा, मनन करूंगा। जो भी ज्ञान हमारे अंदर है उस पे संस्कार करना, उसके बारे में एनालिसिस करना, ये एस्पेक्ट यहाँ पे बुद्धि ये इस शब्द से कहलाता है। स्मृति, स्मृति हम सबको पता है, पावर टू रिकॉल या पावर टू रिकलेक्ट, जो पुरानी बातें हैं उनका स्मरण करना, याद करना, उसको स्मृति कहते हैं। द कैपेसिटी ऑफ माइंड टू रिमेंबर, टू रिकॉल इज नोन एज स्मृति। और अहंकार, अहंकार इज नॉट अ निगेटिव एस्पेक्ट हियर, जो हम प्रायः मराठी या हिंदी में देखते हैं, ऐसा अर्थ यहाँ पे इसका अपेक्षित नहीं है। तो अवेयरनेस ऑफ सेल्फ, मैं ये कर रहा हूं, ये पदार्थ मेरा है, मैं ये सोच रहा हूं। सो बेसिकली हम जब भी स्व के बारे में अवेयर होते हैं, वो जो हमारे बारे में एक नॉलेज का एस्पेक्ट है, उसको अहंकार कहते हैं। अहम यानी मैं, स्व, और उसका अवेयरनेस होना, अवेयरनेस ऑफ सेल्फ इज नोन एज अहंकार। तो ये सारे गुण है वो आत्मा के उपस्थिति की वजह से जो गुण देखने के लिए मिलते हैं उनको आत्मगुण कहा है। लेकिन इस पहले सूत्र, पहले अध्याय में उन्होंने बुद्धि इस एक ही परिभाषा में इन सारे गुणों का इंक्लूजन किया है। ठीक है, अभी जो उर्वरित गुण है आत्मगुण 5, वो क्या क्या है? इच्छा यानी डिजायर, द्वेष यानी हेट्रेड, सुख यानी हैप्पीनेस या डिलाइट, दुख यानी अनहैप्पीनेस, सॉरो, प्रयत्न, प्रयत्न का अर्थ यहाँ पे है इनिशिएशन लीडिंग टू द एफर्ट। अब आगे जाके इसी सूत्र का जो आखिरी पद है उसमें कर्म, इसके इस कारण के बारे में उन्होंने विस्तार किया है। तो वहां पे प्रयत्न, इस गुण के बारे में हम और देखेंगे कि कैसे प्रयत्न ये कर्म करने के लिए कारणीभूत है। देखिए, प्रयत्न ये भी यहाँ पे आत्मगुण कहा गया है। तो डिजायर, हेट्रेड, हैप्पीनेस, अनहैप्पीनेस, these all are called as आत्मगुण। एंड ऑल्सो लास्ट प्रयत्न, यानी कोई भी कर्म के पीछे जो भी इनिशिएशन होता है वो आत्मा से शुरू होता है। ये बात यहाँ पे बहुत जरूरी है जानना। सो एनी काइंड ऑफ एक्शन स्टार्ट फ्रॉम द आत्मा। आत्मगुण जो प्रयत्न है वहां पे उसके बीज होते हैं और वो गुण है, प्रयत्न ये गुण है। ये बात हम सबको याद रखनी है। तो बेसिकली टू जस्ट समराइज, इच्छा, द्वेष, सुख, दुख, प्रयत्न और बुद्धि, ये कुल मिला के जो 6 आत्मगुण है, ये भी आयुर्वेद में जो सारा गुणों का संग्रह है उसमें उनका इंक्लूजन किया गया है। ठीक है, तो ये हो गए आत्मगुण। हमने सबसे पहले देखे 5 अर्थ शब्दादि गुण, 20 विंशति गुरुवादि गुण, और अभी हमने देखे 6 आत्मगुण। तो अब इसके आगे जो अंतिम जो सेट आता है गुणों का वो कहता है परादि गुण, परादयः। परादि गुण कुल मिला के 10 है। उसके बारे में विस्तार हमें इस अध्याय में देखने के लिए नहीं मिलता है, बल्कि चरक संहिता सूत्र स्थान अत्रय भद्र काप्य यानी अध्याय क्रमांक 26, उसमें सूत्र क्रमांक 29 से लेके 35 तक परादि गुणों का विस्तार से वर्णन आया है। तो हम प्रायः अगेन परादि गुण के बारे में इतना सोचते नहीं है या इतनी चर्चा नहीं करते, तो इसलिए मैं यहाँ पे आज संक्षेप में आपके सामने एग्जैक्टली ये परादि 10 गुण कौन से हैं ये उस संदर्भ से रखने वाला हूं। तो परादि 10 गुणों में जो सबसे पहले 2 गुण है वो है पर और अपर। पर और अपर का लिटरल मीनिंग जो चक्रपाणी ने दिया है वो है प्रधान और अप्रधान, यानी जो श्रेष्ठ, कनिष्ठ, बेटर एंड गुड। बेसिकली दिस 2 थिंग्स आर नीडेड फॉर द कंपैरिजन। जब तुलना करनी हो तो इन गुणों का उपयोग किया जाता है। देखो ना, हम बहुत बार व्यवहार में तुलना करते हैं ना कि ये इससे अच्छा है, ये जो पदार्थ है, ये कोई अगर चीज होगी, कोई कुर्सी होगी, कोई कपड़ा होगा, कोई वस्तु होगी, हम तुलना करते हैं कि कौन सी बेटर है।
सो प्रधान, अप्रधान, मुख्य, गौण, इनको भी आयुर्वेद में गुण कहा गया है। तो ये गुण देखिए, हम आगे जाके गुण की परिभाषा देखने वाले हैं आगे के सत्रों में, तो ये बात हम तब भी देखेंगे। लेकिन गुण ये क्या होते हैं? गुण आर द थिंग्स विच डिस्क्राइब अ द्रव्य, दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स, दीज आर द प्रॉपर्टीज। तो इसलिए प्रधान, अप्रधान, श्रेष्ठ, कनिष्ठ, ये भी किसी विशिष्ट द्रव्य की प्रॉपर्टीज ही होती है। तो वहां यहां पे भी उन्होंने पर और अपर इन दोनों गुणों को उसी तरीके से वर्णन किया है। कुछ उदाहरण देखेंगे। देखो, देश, किसी देश में जंगल, अनुप, ये देश में से देखते हैं हम कि प्रायः अनुप देश में व्याधि बहुत जल्दी हो जाते हैं, तुलनात्मक रूप से जंगल देश में व्याधि कम होते हैं। तो इसीलिए आयुर्वेद के परिप्रेक्ष्य में द देश विच इज मोर हेल्दी विल बी पर, एंड द देश विच इज मोर अनहेल्दी विच इज विल बी अपर। इसलिए जंगल देश को पर कहेंगे, अनुप्रदेश को अपर कहेंगे। सेम फॉर काल, काल में कौन सा काल ये पर है, कौन सा काल ये अपर है? तो विसर्ग काल में बल बढ़ता है, इसलिए हमारे स्वास्थ्य के लिए वो उपयोगी है, और इसलिए वो पर है, प्रधान है। जहां पे आदान काल में बल कम होता है, इसलिए वो हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है, और इसलिए वो आदान काल ये स्वास्थ्य के हेतु आयुर्वेद के परिप्रेक्ष्य में अपर है, अप्रधान है। वय के बारे में देखिए, कौन सा वय प्रधान होता है, श्रेष्ठ होता है? तरुण वय, उसमें बल ज्यादा होता है, उत्साह होता है, पराक्रम होता है, वीर्य होता है। लेकिन बाल, वृद्ध, इनमें सहज बल ये कम होता है, इसलिए तरुण वय ये प्रधान हुआ, पर हुआ, और जो बाल या वृद्ध है वो अपर हुए, अप्रधान हुए। ऐसा हर अलग अलग वस्तुओं के बारे में, रस हो, वीर्य हो, हम देख सकते हैं कि श्रेष्ठ क्या, कनिष्ठ क्या। लेकिन इस सारों के पीछे जो सोच है वो स्वास्थ्य की सोच है, धातु साम्य की सोच है। तो जो जो भी धातु साम्य के लिए, स्वास्थ्य के लिए दूसरे से श्रेष्ठ है, उसको हम पर कहेंगे, प्रधान कहेंगे, और उर्वरित को अपर या अप्रधान कहेंगे। सो दिस इज फॉर द सेक ऑफ कंपैरिजन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ हेल्दी एंड अनहेल्दी। ओके, सो ये हो गए दो गुण, पर और अपर। उसके बाद तीसरा आता है युक्ति। युक्ति को कहा है युक्तिस्तु योजना या तो युज्यते। युक्ति यानी ऐसी योजना विच प्रूव्स टू बी बेनिफिशियल और यूजफुल। अभी युक्ति, चक्रपाणी जी कहते हैं कि वैसे देखने के लिए जाए तो योजना करना, यानी जब आप वैद्य की भूमिका में जाओगे, जब आप किसी रुग्ण को धातु साम्य होने के लिए किसी द्रव्य का, किसी कल्पों का योजना करते हैं, तो आप उसका काल देखते हैं, अनुपान देखते हैं, मात्रा देखते हैं, संयोग देखते हैं कि किन 2 3 4 द्रव्यों को, कल्पों को साथ में मिलाए, उसको आप पथ्यापथ्य कहते हैं। ये सारी हुई योजना। इस योजना का प्रयोजन क्या होता है? इस योजना का प्रयोजन होता है कि उस रुग्ण में हमें जल्द से जल्द धातु साम्य प्रस्थापित करने का फल मिले। तो ऐसे जो योजना करनी होती है उसको युक्ति कहते हैं। लेकिन वो योजना कैसी होनी चाहिए? उससे रुग्ण को लाभ होना चाहिए, धातु साम्य होना चाहिए, और इसलिए इसको वैद्य गुणानाम श्रेष्ठा, ऐसा अग्र संग्रह में कहा है चरक सूत्र 25वें अध्याय में। तो ये युक्ति हो गई, इसको योजना इस प्रकार से कहते हैं। देखो, योजना ये सदोष भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है। मैंने जो पित्त प्रकोप के रुग्ण में मैंने कटुरसात्मक द्रव्य का उपयोग कर दिया, अगर रुग्ण का बल कम है फिर भी मैंने उसको अधिक वीर्यवान द्रव्य का उपयोग कर दिया, एंड सो ऑन। तो योजना में अच्छी बुरी भी हो सकती है। योजना करते समय हम कुछ जो उसपे एस्पेक्ट्स है उसको भूल भी सकते हैं। मुझे मात्रा पता नहीं, मुझे अनुपात पता नहीं, मुझे काल के बारे में मुझे सजगता नहीं है। तो ये अनेक चीजें हो सकती है। इसलिए योजना में हमें सारे एस्पेक्ट्स की सही सोच होना आवश्यक है, उसको युक्ति कहते हैं। और इस गुण को वैद्य गुणों में श्रेष्ठ कहा है, ये इसका इंपॉर्टेंस है। ठीक है, आगे जाएंगे। संख्या, संख्या बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। गणित यानी हाउ मेनी, इसकी जो गिनती करते हैं हम बहुत बार, वो भी एक गुण है। अगेन इट्स अ काइंड ऑफ प्रॉपर्टी, कितना है ये भी हमें जो गिनना होता है, उसको यहाँ पे उन्होंने संख्या इस शब्द से कहा है। सो दैट इज अगेन वन ऑफ द पराधी गुण। फिर
संयोग और विभाग, यानी यूनियन एंड सेपरेशन। ये तो हम व्यवहार में कितनी बार करते हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली हम द्रव्यों के बारे में बाहर करते हैं, और हमारे शरीर में भी संयोग होना, विभाग होना एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। अगर आप देखो तो दोष दूसरे समूर्छना ये क्या है, एक विशिष्ट प्रकार का संयोग ही है। जब हम समूर्छना भंग करते हैं, जो कि हमारे चिकित्सा का एक प्रधान जो एक प्रयोजन है, वो क्या है, वो एक प्रकार का विभाग है। तो इस प्रकार संयोग करना, विभाग करना। अब अगर देखो कि आप जब द्रव्य देते हो रुग्ण को अलग अलग एक ही पुड़ी में एक ही साथ, वो संयोग है। जब आप रुग्ण में से दोषों को बाहर निकालते हैं कर्म चिकित्सा से, वो विभाग है। तो ये सारे जो हम क्रिया में बहुत सारे अलग अलग कर्म करते हैं, हम योजनाएं करते हैं, उनमें डायरेक्टली इनडायरेक्टली व्हाट वी आर डूइंग, वी आर ट्राइंग टू ब्रेक समथिंग, वी आर ट्राइंग टू गो फॉर विभाग। या हम जब रसायन कर्म करते हैं, ब्रूहण कर्म करते हैं, स्नेहन कर्म करते हैं, तब हम शरीर के साथ स्नेह का, रसायन द्रव्य का, कोई पौष्टिक द्रव्य का संयोग करने की कोशिश करते हैं। तो दैट्स व्हाट वी डू always, knowingly or unknowingly. So basically संयोग is the union and विभाग is the separation। ठीक है। इसके आगे पृथक्त्व। पृथक्त्व यानी डिस्टिंग्विशिंग और डिस्टिंग फ्रॉम अनदर। जब द्रव्य, एक द्रव्य ये दूसरे द्रव्य से अलग समझ में आता है, तो वो जो डिस्टिंक्ट प्रॉपर्टी है उसको पृथक्त्व कहते हैं। So basically the differentiating aspect of a द्रव्य from all other द्रव्य is known as पृथक्त्व। इसको चरक संहिता ने परादि गुण में इंक्लूड किया है। उसके आगे परिमाण। परिमाण यानी हाउ मच। हमने संख्या में क्या देखा था, हाउ मेनी, और परिमाण में क्या देखा हमने, हाउ मच। सो प्रस्थ, कुड़व, आढ़क, माश, टंक, ये सारे क्या हो गए, ये सारे परिमाण हो गए। तो यहाँ पे जो स्पेसिफिक यूनिट्स हैं मेजरमेंट के, उनका इंक्लूजन परिमाण में किया जाता है। अगेन कोई भी द्रव्य का हम उपयोग करते हैं तो हम परिमाण पूर्वक करते हैं, है कि नहीं। तो इसलिए वो भी उस द्रव्य की प्रॉपर्टी हो गई, उसका वो गुण हुआ। फिर संस्कार, हम द्रव्य में गुणांतर धान करते हैं, उसके लिए हम अलग अलग संस्कार करने की क्षमता रखते हैं। फिर वो द्रव्य पे हो, शरीर पे हो। स्नेहपान करना और शरीर को स्नेह भावित करना, सम्यक स्निग्ध करना, ये शरीर पे एक संस्कार ही हो गया। तो क्या किया हमने, जब भी हम रुग्णों को स्नेहपान देते हैं और रुग्ण सम्यक स्निग्ध होना है, तो रुग्ण में जो भी पहले रुक्षता थी वो चली गई, और अभी रुग्ण ये स्निग्ध हो गया। ये एक प्रकार का गुणांतर धान है। तो इसको हम संस्कार कहते हैं। तो शरीर के बाहर हो, शरीर के अंदर हो, हम बहुत बार गुणांतर धान करते रहते हैं हमारी चिकित्सा में। और जो आखिरी 10वां गुण है वो है अभ्यास। अभी इसमें कहते हैं चक्रपाणी जी की, ये देखो एक्चुअली अभ्यास ये तो कोई अलग गुण है, मानने की जरूरत नहीं थी। वो एक प्रकार का संयोग संस्कार ही है। किसी भी वस्तु को बार बार करना, कंटिन्यूअसली करना, विदाउट इंटरप्शन करना, उसको हम अभ्यास कहते। सतत क्रिया, शीलन, ये अभ्यास के परिणाम है। तो उसको अलग क्यों गिनाया है, तो वहां पे चक्रपाणी जी कहते हैं कि उसमें हमें चिकित्सा में इसका उपयोग बहुत ज्यादा है, इसलिए व्यवहार में इसका महत्व होने के वजह से इसकी गिनती अलग की है। तो अभ्यास देखो, अब हम बहुत बार देखते हैं कि अभ्यसेत या सतत सेवन करना है, जैसे रसायन हो, नित्यम क्षीर घृताभ्यास हो रसायन नाम। तो वहां पे नित्य शब्द के बारे में बहुत ही महत्व है कि अगर आप क्षीर और घृत का नित्य अनुशीलन करोगे तो वो रसायन कर्म अच्छे से कर पाएगा। तो व्यवहार में भी हमें बहुत बार ऐसे देखना पड़ता है कि किस हेतु का अभ्यास किया गया है, किस द्रव्यों का अभ्यास करना पड़ेगा, जिस द्रव्यों का अभ्यास करना नहीं है। फॉर एग्जाम्पल चरक विमर्शन पहले अध्याय में उन्होंने कहा है कि पिप्पली, क्षार, लवण, इनको न अभ्यास है, इनका सतत सेवन करना यह हानिकारक है। तो इसका व्यवहार में बहुत बार हमें सोच रखनी पड़ती है, और इसलिए अभ्यास, इस गुण का अलग वर्णन हमें परादि गुणों में देखने के लिए मिलता है। अब आप देखो तो पर, अपर, यहां से शुरू होकर अभ्यास तक जो अलग अलग 10 गुण आए हैं, उनका रेलेवेंस क्या है, उनके बारे में बहुत सुंदर लिखते हैं चरक संहिता में। खुद चरक संहिता में सूत्र आया है ऐसे, चिकित्सायाः सिद्धि उपायाः।
ये जो 10 परादी गुण है वो आप देखने के लिए जाए तो किसी भी द्रव्य में वो परमानेंटली एस्टेब्लिश नहीं है, या दीज आर नॉट द ओरिजिनल गुण, अनलाइक शब्दादि अर्थ। ये गुण ये वैद्य के हाथ में होते हैं। देखिए, अब अगर आप सोचो तो दीज गुण आर वेज टू अचीव द सक्सेस इन अवर ट्रीटमेंट। हमारे और आपके हाथ में होता है कि इस गुणों को किस प्रकार से उपयोग में लाए, यूटिलाइज करे। और इसलिए इनको क्या कहा है, चिकित्सायाः, यानी चिकित्सा यानी ट्रीटमेंट, सिद्धि, सिद्धि यानी सक्सेस, और उपाय यानी वेज। तो बेसिकली ये जो 10 गुण है ये किस प्रकार से हम उपयोग में लाते हैं उस पे हमारे ट्रीटमेंट का सक्सेस डिपेंड होने वाला है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट यहाँ पे ध्यान में रखना है। तो दीज आर, देखो, शब्द स्पर्श ऊपर से गंध, ये तो द्रव्य में पहले से है। शब्द गुरुवादी गुण ये भी द्रव्य में ओरिजिनली रहते हैं, लेकिन पर अपर उसकी संख्या, उसका संयोग ये वैद्य के चॉइस पे रहता है। और आप इस 10 गुणों को जिस प्रकार हैंडल करोगे, जिस प्रकार ड्राइव करोगे, उस प्रकार आपके चिकित्सा की दिशा निश्चित होने वाली है। और इसलिए आयुर्वेद के परिप्रेक्ष्य में जब चिकित्सा का अवसर आता है, जब धातु सम्य का अवसर आता है, तो इन गुणों का महत्व बहुत ज्यादा है। और इसलिए हम बहुत बार एज अ वैद्य इन गुणों का उपयोग कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली करते रहते हैं, हमारा मिक्स होता है। लेकिन अगर हम थरोली, कॉन्शियसली, बाय बीइंग अवेयर अगर इन गुणों का उपयोग चिकित्सा में करें, हम चिकित्सा देते समय इसको याद में रखें कि हमें किसका संयोग करना है, क्या संस्कार करना है, श्रेष्ठ क्या है, कनिष्ठ क्या है, तो आपकी चिकित्सा में जो भी सिद्धि मिलेगी, जो भी सक्सेस होगा, उसकी पॉसिबिलिटी बढ़ने वाली है। अल्टीमेटली जो रुग्ण है उसको उपशय मिलना संभव ज्यादा फ्रीक्वेंटली होगा, आपको ये ज्यादा फ्रीक्वेंटली मिलेगा। सो दिस इज अ कंप्लीटली विन विन सिचुएशन फॉर यू, फॉर शास्त्र, फॉर द पेशेंट एज वेल। और इसलिए पराधि गुण ये आयुर्वेद के बहुत ही वैशिष्ट्यपूर्ण गुण है, ये बात यहाँ पे ध्यान में रखनी है। तो कुल मिला के अभी हमने समराइज करेंगे तो क्या देखा, तो अर्थ यानी शब्दादि 5 गुण, गुरुवादि 20 गुण, बुद्धि और प्रयत्नादि यानी एक बुद्धि और प्रयत्नादि 5, ऐसे 6 गुण, और परादि 10 गुण, ऐसे मिलाकर आयुर्वेद में कुल गुणों की संख्या 41 होती है। यह बात हम यहाँ पे याद में रखेंगे। इसका और ज्यादा वर्णन आगे ग्रंथ में जगह जगह आता है। विंशति गुणों का वर्णन देखेंगे आप तो वो देखने के लिए मिलता है। शब्दादि गुणों का जो वर्णन है वो भी हमें शारीरिक स्थान 1 में देखने के लिए मिलता है। लेकिन वो जब भी कभी अध्ययन उसका होगा तो वो बात हम वहां पे देखेंगे। यहाँ पे अभी फिलहाल हम सूत्रस्थान पहले अध्याय में जो भी विषय का जो एक अनुषंग से वर्णन था वो हम यहाँ पे अभी मैंने संपूर्ण किया है। तो गुणों के बारे में एक यहाँ पे ओरिएंटेशन था वो देने की यहाँ पे मैंने प्रयास किया है। अभी इस सूत्र में जो उर्वरित भाग आता है वो है कर्म के बारे में। सामान्य हुआ, विशेष हुआ, द्रव्य हुआ, गुण हुआ, अभी बारी कर्म की। कर्म के बारे में क्या आता है सूत्र का अंश, प्रयत्न आदि कर्म चेष्टितम उच्यते। इसका अगर अन्वय लगाए, ज्यादा तो कुछ बदलाव करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन प्रयत्न आदि चेष्टितम कर्म उच्यते, यानी कर्म किसको कहा जाता है, उच्यते इसका अर्थ है कहा जाता है। कर्म किसे कहा जाता है, तो प्रयत्नादि चेष्टितम। तो कर्म की व्याख्या क्या हुई, प्रयत्नादि चेष्टितम, इनको कर्म कहा जाता है। तो इसकी व्याख्या नहीं है, ये तो कर्म के लक्षण है। आदि, प्रयत्न आदि में अगर आप देखो तो उसको आदि ऐसा जो उसमें एक शब्द है तो आदि यानी बिगिनिंग। लेकिन यहाँ पे आदि का अर्थ हमको कारण, कॉज, इस प्रकार के समझ में लेना है। यानी जो कर्म के पहले का जो कॉज होता है कर्म का, वो प्रयत्न होता है। अभी हमने जस्ट देखा, मैं इसको थोड़ा इलेबोरेट करूंगा कि प्रयत्न ये आत्मगुण है। सो प्रयत्न इज अ गुण विच इज इन द बिगिनिंग, जो कारण है। किसका कारण है, चेष्टित, चेष्टित इन एनी काइंड ऑफ कॉन्शियस एक्शन, उसको कर्म कहेंगे। सो थोड़ा अगर इंग्लिश में देखें तो इसको समझना आसान हो जाएगा। एनी काइंड ऑफ एक्शन और मूवमेंट विच इज प्रिसीडेड बाय इनिशिएशन इज नोन एज कर्म। देखो, प्रयत्न ये क्या है, प्रयत्न यानी जब हमारे मन में ऐसी कोई बात आती है कि अभी मुझे काम करना है
और उसके बाद वो काम किया जाता है ना। हम अगर हमारे मन में ऐसी कोई बात आई ही नहीं कि मुझे कुछ करना है, तो हमारे से वो काम होता भी नहीं है। उसको यहाँ पे कर्म कहलाया है। वो किस प्रकार से है, मैं थोड़ा इसको और एलेबोरेट करूंगा और कुछ अलग रेफरेंस अगर आपको आपके सामने रखूंगा तो ये बात स्पष्ट हो जाएगी। देखिए, प्रयत्न, गंगाधर ने इसको स्पष्ट किया है कि प्रयत्न अगर आप और थोड़ा टेक्निकली देखें तो उसने कहा है कि एक्चुअल में वो दो प्रकार के होते हैं, इच्छाजन्य और द्वेषजन्य। हमने देखा कि इच्छा ये भी आत्मगुण है और द्वेष ये भी आत्मगुण है। तो जब भी इच्छा उत्पन्न होती है, इच्छा किसके बारे में उत्पन्न होती है, जो भी वस्तु हमें चाहिए, व्हाट वी डिजायर, इच्छा है। तो वो जो हमारे मन में सुख संवेदन उत्पन्न करेगी, उसके बारे में इच्छा उत्पन्न होती है, तो उसको कहते हैं प्रवृत्ति। और जो हमारे मन में दुख उत्पन्न करेगा, उसके बारे में हमारे मन में द्वेष होता है, उसके बारे में हमारे मन में निवृत्ति होती है, वी डोंट वांट दैट, वो होता है निवृत्ति। तो बेसिकली जब भी हमें कोई वस्तु चाहिए, करनी है, उसके पीछे इच्छा नाम का आत्मगुण रहता है। और जब हम अगर आप बात देखो, प्रयत्न ये इच्छा के बाद उत्पन्न होता है। यानी जब भी आपके मन में इच्छा उत्पन्न होगी कि मुझे शाम में जाकर किसी रुग्ण को चिकित्सा देनी है, तो फिर आप उसके लिए प्रयत्न शुरू करोगे कि चलो अभी आज मुझे शाम में जाना है, क्लिनिक खोलना है, बैठना है, सोचना है, दवाई बनानी है एंड सो ऑन। सो या जब तक आपके मन में ये सारी सोच आएगी नहीं, तब तक आप उसका इंप्लीमेंटेशन नहीं कर पाओगे। सो बेसिकली प्रयत्न लीड्स टू द मन प्रवृत्ति। यानी जब प्रयत्न ये जो पहला आपका आत्मगुण ये अभिव्यक्त होता है, तो आपका मन काम करना शुरू करता है। यानी क्या कि मन बोलता है कि चलो भाई अभी हमें जाके सोचना है। वो जो सोच है वो मन की प्रवृत्ति है। अगर आप सोचोगे तो उसके बाद फिर मन के उपयोग से आप बात करोगे, आप काम करोगे, आपके सारे फिजिकल और वोकल यानी कायिक और वाचिक प्रवृत्ति यानी कायिक और वाचिक कर्मों के पीछे मन कर्म रहता है। जब तक कर्मेंद्रियों के साथ मन का संयोग नहीं होगा, तब तक कोई भी काम नहीं होगा। कॉन्शियसली कोई यू वोंट बी एबल टू डू एनीथिंग। और इसलिए ये सीक्वेंस बहुत जरूरी है कि सबसे पहले हमारे आत्मगुण प्रयत्न की अभिव्यक्ति होती है, उसके बाद मन का कार्य शुरू होता है, और मन के कार्य के बाद काया या वाचा यानी फिजिकल या वोकल हमारी एक्शन शुरू होती है। और इसलिए अगर आप कर्मों को डिवाइड करो कुल मिलाकर, तो हम तीन प्रकार के कर्म देख सकते हैं, कायिक, वाचिक और मानस। तो बेसिकली मेंटल, फिजिकल एंड वोकल, ये तीन कर्म हम देख सकते हैं। और इसमें जो मेंटल या साइकोलॉजिकल कर्म है वो पहले होते हैं, एंड देन दे लीड टू द फिजिकल एंड वोकल कर्म। अब अगर आप हमारे दोषों के अधिकरण में देखो, तो प्रयत्न ये कर्म कहा गया है उदान वायु का। वाक प्रवृत्ति, प्रयत्न, ऊर्जा, बल, वर्ण, स्मृति, क्रिया, ऐसा जो सूत्र है उसमें प्रयत्न ये कार्य उदान वायु का कहा है। और उदान का अगर आप कर्म देखो, जो सुश्रुत ने कहा है पहले अध्याय में, उन्होंने वहां पे क्या कहा है कि उदान से क्या होता है, तेन भाषित गीतादि विशेष अभिप्रवर्तते। यानी उदान से भाषा यानी बात करना, गीत यानी गाना गाना इत्यादि जो कर्म विशेष है उनका प्रवर्तन होता है। तो अगर ये जो हमने अलग अलग अभी जानकारियों के हिस्से देखे, उनको अगर हम सामने रखें तो ये बात सुस्पष्ट हो जाएगी क्या, कि देखो सबसे पहले अगर कोई चीज हमें एक्टिवली करनी है, कॉन्शियसली करनी है, तो उसकी इच्छा हुए बिना वो हम नहीं शुरू करेंगे। तो सबसे पहले तो आत्मगुण जो इच्छा है उसका क्रम आता है, फिर इच्छा लीड्स टू द प्रयत्न, इनिशिएशन विद इन द माइंड। जब आत्मा में आत्मगुण प्रयत्न अभिव्यक्त होता है इच्छा के बाद, तो इट लीड्स टू द उदान वायु कर्म। देखिए, प्रयत्न का इंप्लीमेंटेशन करने के लिए हमें उदान की मदद लगती है। प्रयत्न गुण किसका है, आत्मा का गुण है। लेकिन आत्मा ये खुद में खुद कुछ नहीं कर सकता, उसको उसके कर्म करने के लिए पंच प्राण जो है, जो पंचात्मा वायु है, उनकी मदद लगती है। ऐसा संदर्भ हमें चरक शारीर साथ एक में देखने के लिए मिलता है। जो जो ये जो आत्म गुण है प्रयत्न नाम का,
उसको इंप्लीमेंट करने के लिए, एग्जीक्यूट करने के लिए उदान वायु काम करता है। तो इच्छा, इच्छा से उत्पन्न प्रयत्न, प्रयत्नों को इंप्लीमेंट करने के लिए उदान वायु खुद का काम शुरू करता है और वो मनक की प्रवृत्ति करता है, वो मनक की चेष्टा शुरू करने में मदद करता है। क्योंकि हमने देखा है फिर एक बार चरक सूत्रस्थान वातकला कलिय नियंता प्रणेता च मनसा, प्रणेता यानी किसी को प्र अधिक नी नय धातु होता है, किसी को लेके जाना, ये काम वायु करता है। और इसलिए यहाँ पे जो मनक की चेष्टा, मनक का कर्म करने के लिए जो प्रेरणा देने का काम है, वो यहाँ पे उदान के द्वारा किया जा रहा है। उसके पीछे किसके हाथ है? आत्मा के हाथ है। कहां से शुरू है वो? इच्छा से। तो इच्छा, प्रयत्न, उदान वायु, उसके बाद फिर मन की चेष्टा, और मन के अंदर जब कोई कर्म होता है तो उसका हमें बाहर रिफ्लेक्शन कायिक एवं वाचिक चेष्टा में देखने के लिए मिलता है। So basically, I just come to the simpler language. First, there is desire within, then it is followed by initiation. It is initiation to do something. Then that is executed by Udana Vayu. Executed in what way? That Udana Vayu stimulates the mind. And that stimulation of mind is a kind of action. Mind को stimulate करने के बाद mind यानी मन ये कर्म करना शुरू कर देता है, और वो कर्म आगे जाके शरीर और वाचा से कर्म करवाता है। और इस प्रकार हमें शरीर में कायिक, वाचिक और मानस कर्म देखने के लिए मिलते हैं। तो सूत्र क्या था? प्रयत्न आदि चेष्टितम। देखिए कैसे प्रयत्न से शुरू हुआ, पूरा चेष्टित था काया, वाचा और मन का। इसको हमारे आयुर्वेद के परिप्रेक्ष्य में कर्म कहा गया है। तो ये था कर्म के बारे में जो भी सूत्र में, इस सूत्र में कहा गया है, उसका थोड़ा विस्तार से वर्णन। तो हमने आज क्या देखा? बेसिकली सूत्र क्रमांक 49, जिसमें द्रव्य और गुण और कर्म का जो एक सारांश में वर्णन आया है, उसका कुछ विस्तार से हमने आज उसका एक एलेबोरेटिव एस्पेक्ट देखा। तो आज का जो विषय है वो यहाँ पे संपूर्ण होता है। इसके बाद जो आगे का सूत्र है उसमें समवाय, इसके बारे में वर्णन आता है। तो वहां से हम आगे के सत्र में वाचन करना शुरू करेंगे। अगर इस सत्र में कोई आपको शंका हो, कोई डाउट हो, तो आप अभी मुझे पूछ सकते हैं, या इस सत्र के बाद भी आप मुझे वैयक्तिक तौर पे कोई शंका, सवाल पूछ सकते हैं। अभी किसी को कोई अगर शंका नहीं हो तो फिर हम आज का सत्र यहाँ पे पूर्ण करेंगे। हेलो, हाँ सर, हेलो, मैं दृष्टि शाह बोल रही हूँ। हाँ बोलिए। हाँ, एक प्रॉब्लम है, ध्रुति और दी है ना, उसमें थोड़ा डिफरेंशिएट आता ही नहीं है। मतलब आप वो थोड़ा सेम ही लगता है, जो एक्चुअलिटी और वहाँ वो बोला था ना। मतलब इसका मीनिंग वो आपने धी और ध्रुति पूछा है ना? हाँ, धी और ध्रुति मतलब हाँ बोध, हाँ वही। मतलब दी, ध्रुति और बुद्धि, वो तीनों में तो माइनर डिफरेंस है, वो पता ही नहीं चलता एक्चुअली। बिल्कुल बात है, नहीं बिल्कुल सही बात है। और मैं आपको इसका शॉर्ट में आंसर बिल्कुल दूंगा अभी, और आपको रेफरेंस भी बोलूंगा कि इसका आपको कहाँ पे मिलेगा। और अभी तो चरक शारीरस्थान जो पहला अध्याय है, अगर आपको पता है कि जो 3 बेसिक हेतु कहे गए हैं आयुर्वेद में, प्रज्ञापराध, असात्वेन्द्याद संयोग और काल, उसमें प्रज्ञापराध का जो वर्णन चरक शारीरस्थान पहले अध्याय में आता है, वहां पे उन्होंने धी, ध्रुति और स्मृति, इसका बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। मैं इन शॉर्ट आपको कहूंगा, और मैं आपको मैं रेफरेंस भी शेयर करूंगा हमारे टेलीग्राम के ग्रुप पे, तो आपको और विस्तार से पढ़ सकेंगे। देखिए, धी ये निश्चयात्मिका होती है, यानी धी इज रिगार्डिंग द डिसीजन मेकिंग पावर। किसी सोच को हमें निश्चित करना हो कि ये सही है या गलत है, तो वो जो क्षमता है वो होती है धी। ध्रुति जो होती है वो जब हम किसी चीज पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं, फोकस करते हैं, तो उसको रेगुलर, या हमें किसी कोई विषय की तरफ मन को लेके जाना है, किसी विषय की तरफ मन को लेके नहीं जाना है, सो बेसिकली द कंट्रोलिंग पावर ऑफ माइंड इज नोन एज ध्रुति। सो ध्रुति को बोलते हैं कि इट इज द रेगुलेशन और कंट्रोल ऑफ द माइंड। So the dhi is the decision making power, dhruti is the control of the mind or regulation of the mind, or smriti is the power to recollect or power to remember.
ऐसा यहाँ पे एकदम सिंपलिस्टिक इसका वर्णन है। अगर आप चरक शारी स्थान देखो, जस्ट मिनट मैं आपको सूत्र भी कहता हूँ तो आपको देखना संभव हो जाएगा। ओके मैम, लिख लेती हूँ। चरक शारी स्थान सूत्र पहला अध्याय, वहां पे सूत्र क्रमांक 98 से लेके जो 101 तक सूत्र है, वहां पे आपको बहुत ही स्पष्ट तरीके से इसका डिफरेंशिएशन मिल जाता है। उन्होंने, मैं थोड़ा सूत्र का कॉन्टेक्स्ट 1-2 मिनट में सिर्फ थोड़ी बात कहूंगा, आप फिर विस्तार से पढ़ लेना। उन्होंने कहा है कि जो बुद्धि है यानी धी है, वो क्या करती है, तो विषयाभिनिवेशो ही नित्यानित्य हिताहिते ज्ञेयः सब बुद्धि विभ्रंशा। तो यहाँ पे उन्होंने बुद्धि विभ्रंश के बारे में कहा है, यानी गलत तरीके से बुद्धि का व्यवहार कैसे चलता है। तो उसके कॉन्टेक्स्ट में हम सही तरीके से उसका व्यवहार कैसे देखेंगे। सो हित क्या है, अहित क्या है, नित्य क्या है, अनित्य क्या है। सो बेसिकली द राइट डिसीजन या राइट कॉन्टेक्स्ट का जो भाग है वो बुद्धि में कहा गया है। सो जो सिलेक्टिव पावर है या डिसीजन मेकिंग पावर है उसको बुद्धि कहते हैं। दूसरा जो कहा है वो ध्रुति। उन्होंने क्या कहा है कि नियमात्मिका, नियंतुम अर्थात यानी जो बाह्य विषय है जिसके हम इजिली हम उसके विक्टिम हो जाते हैं, उससे मन को परे रखना, उसको उन्होंने कहा है कि ध्रुति, नियमात्मिका। और स्मृति उन्होंने कहा है कि तत्व ज्ञान। अभी यहाँ पे चारिस्तान के पहले अध्याय में तत्व ज्ञान यानी जो हमारा स्वरूप है, हम जो आत्म रूप है, ब्रह्म स्वरूप है, उसको वहां पे उन्हें स्मृति कहा है। लेकिन इन द कॉमन कॉन्टेक्स्ट जो भी ज्ञान हमें हमारे अंदर पहले से है उसको याद करना, उसको स्मृति कहते हैं। तो दिस इज द थिंग विच इज गिवन इन दिस डिस्क्रिप्शन। तो यहाँ पे आपको बुद्धि, ध्रुति और स्मृति, इसका वर्णन आपको मूल सूत्र में और टीका में भी देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, ओके, हाँ सर, थैंक यू। यू वेलकम। ठीक है, तो यहाँ पे हम हमारा सत्र संपूर्ण करेंगे और आगे के सत्र में हम समवाय, ये जो एक कारण द्रव्य है, इसका सूत्र जो 50 है वहां से आगे वाचन करना शुरू करेंगे। धन्यवाद।